दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। एवरीवन, स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? अभी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग माई लास्ट डचेस, जो कि एक फेमस पोएम है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये एक्चुअली राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, बीए पार्ट थर्ड की। सो ये जो पोएम है माई लास्ट टचेज, ये बीए पार्ट थर्ड में है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस में। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, तो हम इसको पढ़ेंगे आज। पहले तो देख लेते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग एक्चुअली विक्टोरियन राइटर थे। ये आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा इनके बारे में। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन राइटर थे और ये जाने किस लिए जाते थे? ये जाने जाते थे इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए। इन्होंने जो पोएम लिखी है ना, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैटेगरी में आती हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है कि आपने कोई मतलब आपके सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कितने बैठे हुए, एक बैठा हुआ है, ऐसे कितने लोग बैठे हुए, परंतु पूरी पोयम में नैरेटर एक ही होगा, एक ही पर्सन होगा जो सारी कहानी सुनाता होगा, सारी कहानी सुनाएगा, टोटल सारे इवेंट्स को नैरेट करेगा, बताएगा, सब समझाएगा। पर इस तरह से लगना चाहिए, मतलब वो लगेगा इस तरह से कि सामने कोई और भी बैठा हुआ है, वो उसकी तरफ इंडिकेट करके उसका नाम लेके ऐसे उसको रिप्रेजेंट जरूर करेगा अपनी पोएम में, परंतु सामने वाला बंदा है, सामने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से कोई नहीं बोलेगा कभी भी। पूरी पोएम में बोलेगा सिर्फ वो एक ही पर्सन जो नरेट कर रहा है। सामने बैठे लोग या सुन रहे लोग, उसको कभी भी कोई स्टेटमेंट पोएम में उनका नहीं होगा। वो सिर्फ सुनेंगे, परंतु उनके सामने वाले लोगों की क्या रिएक्शन है, या फिर कह सकते हैं उनका वो क्या कहना चाहते हैं, वो नैरेटर के थ्रू ही पता लगेगा हमको। मतलब नैरेटर जिस तरह से अपने सेंटेंस को माउल्ड करेगा, जिस तरह से अपने इमोशंस, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स में दिखाएगा ना, वो पता लगेगा कि सामने वाला ये बोलना चाहता है। तो इस तरह से ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है। तो हम लोग ये जो पोएम है माई लास्ट टचेज, ये भी एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दैट्स माई लास्ट टचेज पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। तो बोल रहे हैं कि देखो, वो मेरी लास्ट डचेज है, मतलब मेरी पिछली जो डचेज थी, मेरी पिछली जो वाइफ थी। डचेज उपाधि है एक तरह से। तो ये मेरी लास्ट डचेज थी, मेरी पिछली वाइफ थी। उसकी तस्वीर है पेंटेड ऑन द वॉल, उसकी तस्वीर है दीवार पर, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। और वो इस तरह से देख रही है जैसे कि वो जिंदा हो। तो देखो, अब ऐसा वो क्यों बोल रहा है? डेफिनेटली कोई सुनने वाला है सामने, इसलिए तो बोल रहा है। तो आई कॉल दैट पीस ए वंडर नाउ। और बता रहा है कि मैं इस जो ये पेंटिंग का जो नमूना है ना, इसको मैं क्या समझता हूँ, इसको मैं एक अजूबा मानता हूँ, एक वंडर मानता हूँ इसको मैं, कि मेरे नजर में एक वंडर है, अजूबा है। फ्रा पेंडॉल्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। अब जो पेंटर है उसका नाम है फ्रा पेंडॉल्स, जिसने वो पेंटिंग बनाई है। तो वो बता रहा है कि फ्रा पेंडॉल्स के हाथों ने पूरे दिन भर, एक दिन मतलब पूरी लगन, पूरी मेहनत से काम किया, और फिर देखिए सामने वो खड़ी है, मतलब ये पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है। तो वो उस राइटर की, मतलब उस पेंटर के बारे में बता रहे हैं, फ्रा पेंडॉल्स, जिसने वो पेंटिंग बनाई है, उसने बड़ी मेहनत से वो पेंटिंग बनाई है। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। अब वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, जो सामने कोई पर्सन है उससे बोल रहा है कि विल यू प्लीज सिट, क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे, मतलब उसको रिक्वेस्ट कर रहा है आप बैठिए, एंड लुक एट हर, और उसकी तरफ देखिए। किसकी तरफ? उस पेंटिंग की तरफ, उसकी डचेस की पेंटिंग की तरफ देखिए। आई सेड, मतलब मैंने कहा, यानी वो जो नैरेटर है, वो यानी जो ड्यूक है, वो खुद बोल रहा है। ड्यूक बोल रहा है कि भाई मैंने कहा कि प्लीज विल यू प्लीज विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, कि आप कृपया बैठिए और देखिए उसको। आई सेड, मैंने कहा, फ्रा पेंडोस पर डिजाइन फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। अब देखो, वो बता रहे हैं कि फ्रा पेंडोस ने बनाई, परंतु अक्सर अक्सर स्ट्रेंजर्स लाइक यू, आपके जैसे अजनबी लोग जब इस घर में आते हैं, दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस। तो वो अक्सर उनको एक चीज होती है जो उनके माइंड में आती है, जो पिक्चर करती है उनके दिमाग में, उनके दिमाग में ख्याल आता है क्या? द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, की जो ये मेरी डचेज है, इसके चेहरे पर एक ग्लैंस है, एक कह सकते हैं एक हल्की सी मुस्कान टाइप की, इस तरह का है कि उसने किसी की तरफ इशारा किया है, एक तरह से एक एक्सप्रेशन दिया है उसने चेहरे से। तो वो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, वो अक्सर मतलब ये सोच में पड़ जाते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि ये है क्या, इनके चेहरे पे ये मुस्कान, ये हल्का सा इशारा, ये किस लिए है? बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, साइन नन पुट बाय दैट कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। देखो, और फिर बाय बट टू माई सेल्फ दे टर्न, और फिर वो मेरी तरफ देखते हैं। वो लोग स्ट्रेंजर होते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, उनको ऐसा लगता है मतलब जैसे मेरे से पूछना चाहते हैं, वो मेरी तरफ देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, क्योंकि और कोई तो इस चीज को उजागर करेगा नहीं,
कर्टेन मतलब पर्दा, यानी कोई और तो पर्दा हटाएगा नहीं मेरे अलावा, बट आई, केवल मैं ही हूँ जो पर्दा हटाएगा। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, बट आई, केवल मैं ही इस रात से पर्दा हटा सकता हूँ कि इसने ये जो सारा किया, ये मुस्कान, ये जो एक्सप्रेशन चेहरे पर, ये क्यों है। एंड seemed as they would ask me, और जो स्ट्रेंजर है वो ऐसा नजर आते हैं, वो मेरी तरफ देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे से पूछेंगे। seemed as they would ask me, मेरे से पूछेंगे, इफ दे डेयर, अगर उनकी हिम्मत हो तो। इफ दे डस्ट, डस्ट का मतलब डेयर है, डेयर को, इफ दे डेयर मतलब उनका, उनकी हिम्मत हो तो वो, उनकी हिम्मत हो सके मेरे से पूछने की, तो वो मेरे से पूछना चाहते हैं कि ये इशारा किस लिए, ये जो चेहरे पे एक्सप्रेशन है किस लिए, ये ग्लांस किस लिए। हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, इस तरह का ग्लांस वहां पे क्यों आया इनके चेहरे पे, ये जो अजीब सा एक्सप्रेशन, जो इशारा है, ये क्यों है, ये जिस तरह से देख रही हैं, ये सारा है, ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों आया इनके। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, अब देखो इसी की मैं बोल रहा था, नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, आप ये पहले नहीं है जो ऐसा पूछ रहे हैं सर। अब वो जो सामने जो पर्सन बैठा हुआ है उसके, उसने कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला ना, ये खुद ही उसके इशारे को, उसके एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करते हुए बोल रहा है कि आप पहले नहीं जो ये पूछ रहे हैं, मतलब हमको नहीं बताया गया पोएम में कि सामने वाले ने कुछ पूछा है नहीं पूछा है, परंतु खुद ही सामने वाले की मतलब उसके एक्सप्रेशन है जो भी है उनको खुद ही व्यक्त कर रहा है नरेटर, कि इसके चेहरे पे मेरी वाइफ की जो मेरी लास्ट टचेस थी, प्रीवियस टचेस थी, इसके जो एक ग्लांस है, जो इशारा है, चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है। ये आप पूछने वाले पहले व्यक्ति नहीं है, पहले भी जो भी अजनबी यहाँ पर आए उन सबने इस चीज को नोटिस किया और पूछा है, उन्होंने उनमें भी एक क्यूरियोसिटी थी, ये उत्सुकता थी जानने, तो खुद ही बता रहा है देखो, मतलब खुद ही, कि सामने वाले ने, कि सामने वाला जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे, उस तरह से खुद ही बता रहा है कि आप पहले नहीं है जो पूछ रहे हैं। आगे देखिए, इट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू डचीज चीक, कि यह केवल उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं है, कि जब पेंटिंग बन रही थी तो उसका हस्बैंड यहाँ सामने खड़ा है, केवल ये उसके हस्बैंड की उपस्थिति की वजह से ऐसा उसके चेहरे पे ये जो भाव आया है, ये केवल उसके हस्बैंड की उपस्थिति की वजह से नहीं है। दैट कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस, की डचेस जितनी खुश नजर आ रही है, जो एक खुशी अचानक निकल गई चेहरे पे, जो ग्लैंस है, ये केवल उसके हस्बैंड यानी खुद के लिए बोल रहा है कि मैं वहां प्रेजेंट था, कि सिर्फ उस वजह से नहीं है ये, इसका कारण दूसरा भी हो सकता है। आगे बताता है कि परहैप्स फ्रापेंडोर्फ चांस टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच, तो बता रहा है कि पर शायद ऐसा हो सकता है कि जो फ्रैप एंडोल्फ है, मतलब जो पेंटर है, उसने कहीं ऐसा कुछ कमेंट कर दिया हो, चांस टू से, यानी उसने कुछ ऐसा कह दिया हो। क्या कह दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कह दिया हो कि हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच, कि जो मेरी लेडी मतलब मेरी जो वाइफ है, उसका जो मेंटल लैप्स, मतलब यहाँ पर वो है शॉल के बारे में बात हो रही है, उसने शॉल जो लपेट रखी है, कि वो मेरी लेडी की कलाई पे ज्यादा ही एक तरह से लपेटी हुई है, ज्यादा टाइट लपेटी हुई है रिस्ट पर। तो शायद उसने इस बात पे कमेंट कर दिया हो कि लेडी आपके कलाई पे आपकी शॉल ज्यादा टाइट लपेटी हुई है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ ब्रेथ दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, या फिर उसने ऐसा बोल दिया हो कि मेरी जो पेंट है, मेरी जो पेंटिंग है, वो आपकी जो बहुत ही मंद फेंट हाफ ब्लश, जो बहुत ही मंद हल्की सी जो ब्लश, मतलब जो चेहरे पे जो आप शर्मा रही हैं, जो हल्का सा ब्लश आ रहा है, बहुत हल्का सा ब्लश आ रहा है, जो कि आपके चेहरे पे जाके एकदम मर जाता है, मतलब वो ब्लश इतना कम है कि गालों से निकलते हुए चेहरों पे एकदम गायब हो जाता है, मतलब होठों पे गायब हो जाता है आके। तो गले तक गायब हो जाता है, मतलब हल्का सा चेहरे पे मुस्कान सी, एक ब्लश, एक जैसे शर्माना होता है हल्का सा, उस तरह से आ रहा है, और वो आपके चेहरे के गले तक, होठों तक आके खत्म हो जाता है। मतलब ये जो हल्का सा जो ब्लश है ना, ये मेरी पेंटिंग में कवर नहीं हो पाएगा, ये इतना हल्का है, वो ये आपका एक्सप्रेशन इस तरह का है, इसको मैं अपनी पेंटिंग में रिप्रेजेंट या शो नहीं कर सकता हूँ। शायद उसने ऐसा बोल दिया हो, मतलब उसने, जो ड्यूक है वो दो चीजें बता रहा है, उसने दो बोला है कि दो चीज हो सकती है, या तो उसने उसके शॉल के ऊपर कमेंट किया हो कि कलाई पे ज्यादा टाइट बंधी हुई है, मतलब लपेटी हुई है, या उसने बोल दिया हो कि भाई आपकी मतलब जो ये मुस्कान है, आपकी जो ब्लश है, जो ये जो चेहरे पे जो आप शर्मा रही हैं, जो ब्लश आ रहा है ना, ये मैं अपनी पेंटिंग से शो नहीं कर सकता हूँ आपकी, जो ये बहुत मंद सी हल्की सी, ये क्या शो करता है सामने वाले का एक्सप्रेशन इतना यूनिक है, इतना हल्का है, इतना अलग है, कि वो पेंटर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो मे बी उसने उसे तारीफ की तरह लिया हो, कॉम्प्लीमेंट की तरह, किसने, डचेज ने, और वो उसने ये ग्लैंस, ये मुस्कुराहट, ये एक्सप्रेशन दिया हो ये सुनकर। अब देखो, सच स्टफ was courtesy, such stuff was courtesy she thought, and cause enough for calling up that spot of joy, और ऐसा स्टफ courtesy था, मतलब वो ऐसा कोई उससे बोलता था तो वो अक्सर
रिप्लाई में इस तरह के ग्लैंस या फिर इस तरह के एक्सप्रेशन दे दिया करती थी। ये कर्टेसी मतलब ये जैसे शिष्टाचार की जो भावना आ जाती है कि शिष्टाचार की भावना के तहत शायद उसने वो अक्सर ऐसे मतलब ग्लांसेस दे दिया करती थी जब कोई उस पे कुछ कमेंट करता, तारीफ करता, उससे कुछ बोलता तो वो शिष्टाचार को विनम्रता शो करने के लिए इस तरह के एक्सप्रेशन दिया करती थी। ऐसा ही नॉर्मल है, मतलब ऐसा वो बता रहा है ड्यूक, सामने वाला जो पर्सन सुन रहा है उसको। तो आगे देखिए, अब वो बोलता है कि such stuff was courtesy she thought and caused enough for calling up that spot of joy। मतलब इस तरह का जो खुशनुमा जो उसके चेहरे पे भाव नजर आ रहा है, जो कॉलिंग ऑफ दैट स्पॉट ऑफ जॉय, ये मतलब सिंपल है। ये जनरली स्टफ वर्स कर्टेसी मतलब वो एक विनम्रता का भाव, एक शिष्टाचार के भाव के रूप में आ जाया करता था। शी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, उसका एक दिल था। हाउ शैल आई से, मैं कैसे समझाऊं आपको। टू सून मेड ग्लैड, मतलब बहुत जल्दी, उसका इस तरह का दिल था कि मैं कैसे समझाऊं, बहुत जल्दी खुश हो जाता था, बहुत जल्दी वो राजी हो जाती थी। कोई भी उससे कुछ बोल दे, कमेंट करते, बहुत जल्दी खुश हो जाया करती थी। मतलब उस तरह का उसका दिल था, उस तरह का उसका मन था। टू इजीली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाता था। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, उसे मतलब वो जहाँ कुछ देखती थी उसे हर कुछ पसंद आ जाता था। उसी कोई स्पेसिफिक ऐसी लाइकनेस या कुछ ऐसा नहीं था, या कोई ऐसा नहीं कि कुछ चीज बहुत ज्यादा पसंद है कुछ बहुत कम पसंद है, वो सब चीजें उसको बराबर पसंद आती थी। सब चीजों को पसंद कर लेती थी, उसे जो कुछ दिखाई देता था सब उसे पसंद आता था। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर सर इट वाज ऑल वन, और उसके जो ये लुक्स थे, इस तरह के एक्सप्रेशन थे ना जो चेहरे पे आते हैं एक कर्टेसी के भाव के रूप में, ये हर जगह थे। मतलब वेंट एवरीवेयर शी लुक्ड ऑन, जहां भी वो देखती थी, जहां भी कोई उसको कुछ पास करता था, कुछ बोलता था, कुछ एक्सप्रेशन देता था, वो हर जगह इस तरह की रिप्लाई करती थी अपने चेहरे के भाव से। अब इस तरह के ग्लांसेस बहुत नॉर्मल है, वो हर किसी को दे देती है ऐसे ग्लांसेस। इशारा तो देखिए इसका कहाँ जा रहा है, इट वॉज ऑल वन। इशारा तो जो ड्यूक है वो एक तरह से कटाक्ष के भाव में कर रहा है, एक आयरोनिकल वे में, एक सरकाज़्म तरह से बोल रहा है कि भाई उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। वो हर किसी को ऐसे ग्लांस से जैसे स्माइल इस तरह के एक्सप्रेशन पास करती रहती थी। वो कहना तो ये चाहता है, इस तरह से बता रहा है। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, और बता रहा है कि देखो मैंने उसको एक माई फेवर एट हर ब्रेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर चेस्ट पे लगाने के लिए उसने एक चीज दी उसको, मतलब एक ब्रूच या इस तरह का एक आप कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ किस टाइप की चीज। जैसे ये लेडी ने लगा रखा है, मतलब अक्सर पहले कपड़ों के ऊपर इस तरह की कोई बैच या इस तरह की चीज लगाया करते थे, रॉयल लोग या ऊंची फैमिली के लोग इस तरह की चीज लगाया करते थे। तो इस तरह का मैंने उसको गिफ्ट किया था, ऐसा वो ड्यूक बोल रहा है कि माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, यानी कि जो मैंने उसे दिया उसने उसके लगा हुआ था चेस्ट पर। द ड्रूपिंग्स ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, कपड़ों के ऊपर लगा हुआ था, मतलब द ड्रूपिंग्स ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। और चाहे अब वो एक तरह से कंपेयर करके बता रहा है कि चाहे मेरा दिया गया गिफ्ट हो, चाहे वेस्ट में छिपता हुआ सूरज हो, ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, चाहे उसकी सुंदरता हो, चाहे मेरे गिफ्ट की दी गई सुंदरता हो, मतलब मेरे गिफ्ट की सुंदरता हो, या कह सकते हैं मेरा गिफ्ट जितना प्रेशियस था, इतना बहुमूल्य था वो हो, चाहे एक वेस्ट में छिपता हुआ सूरज की जो सुंदरता होती है, वो जितना दिखने में इतना प्रिटी लगता है, वॉट एवर दैट इज, तो मतलब चाहे वो हो, चाहे द बॉज ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर इट, या फिर कोई चेरीज की एक टहनी, बॉज ऑफ चेरीज मतलब चेरीज आ रही है पेड़ पर और टहनी तोड़ के कोई, कौन, एक ऑफिशियस फूल, एक बेवकूफ इंसान, ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर इट, वो एक बेवकूफ इंसान चेरीज तोड़ के ले आया, टहनी तोड़ के ले आया, कहाँ से, गार्डन से, ऑर्चर्ड से, गार्डन से ले आया उसके लिए। तो वो चाहे वो चीज हो, चाहे व्हाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस, या फिर सफेद घोड़ा हो जिस पे वो सवार मतलब सवारी करती है, मतलब कुछ भी हो, चाहे सफेद घोड़े पे सवारी करती हो, चाहे वो एक इंसान उसके लिए कोई चेरीज तोड़ के लाया है वो हो, चाहे वेस्ट में सूरज छिपता हो उसकी सुंदरता हो, या फिर मेरे दिया गया गिफ्ट हो, उसके लिए क्या है, ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम अर लाइक द अप्रूविंग स्पीच, सबके लिए उसके मन में बराबर ही कमेंट होंगे, मतलब सबकी तारीफ बराबर करेगी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, यानी सबके लिए उसके जो वो थैंक्स देगी, सबको जो कमेंट्स पास करेगी, थैंकफुल होगी, वो सबके लिए वो स्पीच बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे गिफ्ट को ऊंचा तोल के ज्यादा मुझे थैंक्स करे, ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करे, है ना, ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करे मेरी तरफ, या फिर दूसरों की तरफ कम करे। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं, वो सबको ही इक्वली ट्रीट करती थी, सभी के जो एक्ट्स होते थे उसके लिए, कोई भी उसके लिए कुछ काम करता था या फिर कोई भी चीज जो उसे पसंद आती थी वो सबको इक्वली ट्रीट कर, और ब्लश एटलीस्ट, या तो सबको बराबर ही थैंक्स बोलती थी, या फिर सभी को बराबर रूप में वो मुस्काकर इशारा कर देती थी, मुस्कान मतलब चेहरे पे एक्सप्रेशन लाके दिखा देती थी, ग्रेटिट्यूड शो कर देती थी, अपनी कृतज्ञता शो कर देती। शी थैंक्ड मैन,
वो सबको धन्यवाद करती थी, गुड, बट थैंक्ड समहाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ऑफ ओल्ड मैन विद एनीबॉडीज गिफ्ट। तो वो सभी को, आदमियों को धन्यवाद देती, अच्छी बात है, गुड, बट थैंक्ड समहाउ, परंतु मुझे आज तक समझ, आई नो नॉट हाउ, मुझे समझ नहीं आया वो किस तरह से मेरे गिफ्ट को थैंक कर सकती है। मतलब इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट, मेरा गिफ्ट, इन 900 ईयर्स ओल्ड नेम, 900 साल पुराना नाम, कहने का मतलब मैंने उससे शादी करी है, उसको मेरी फैमिली में इंक्लूड किया है, तो उसके नाम के पीछे 900 साल पुराना मेरी जो फैमिली की हिस्ट्री है वो ऐड हो गई एक तरह से। तो कैसे वो इतने बड़ा गिफ्ट, वो बता रहा है कि मैंने उससे शादी करके उसको बहुत बड़ा तोहफा दिया है एक तरह से, तो मतलब मैंने उसको मेरी लाइफ में इंक्लूड करके मेरी फैमिली का पार्ट बना के उसको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो मेरे इतने बड़े इस तोहफे को, 900 साल पुराने तोहफे को, वो कैसे किसी और के साथ में इक्वली रख सकती है। उसको ये समस्या है कि वो कैसे मेरे तोहफे को दूसरों के साथ में इक्वली रख सकती है। दैट थैंक्ड समहाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड माई, किस तरह उसने मेरी चीज को रैंक कर रखा है बराबर में, माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबॉडी इज गिफ्ट, मतलब किसी और की गिफ्ट के साथ में कैसे बराबर में मेरे वाले गिफ्ट को रह सकती है। मैंने तो उतना ज्यादा कीमती गिफ्ट दिया है उसको कि मुझे तो कई गुना ऊपर होना चाहिए। हु हैड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। अब वो बता रहा है परंतु कौन, खुद के लिए बोल रहा है स्पेशली, कौन उसको इस बात के लिए टोकेगा। मतलब मैं इतना नीचे नहीं करना चाहूंगा कि उसको इस चीज के लिए टोकू, क्योंकि वो मतलब ड्यूक का मानना है कि अगर मैं उसको समझाने बैठता हूँ ना ये चीज, तो वो मेरी एक तरह से डिग्निटी के अगेंस्ट में है, कि मैं क्यों झुकू उसको इन छोटी मोटी चीजों को समझाने के लिए, मैं क्यों गिरूँ नीचे। मतलब वो समझाने के लिए, उसको इन चीजों को समझाने के लिए भी उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं ये मेरी डिग्निटी से नीचे है कि मैं ऐसी बातों से जाके समझाऊं। अब देखो, even had you a skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such an one and say just this or that in your disgust me, here you miss। अब वो बता रहा है कि even had you a skill in speech, अगर आप में बोलने की कला हो, which I have not, जो मेरे में नहीं है, to make your will quite clear to such an one and say, तो मैं जो अपनी डचीज है जो कि अब मर चुकी है, उसको मतलब कह सकते हैं कि उसके लिए उसके सामने मैं रखना चाहूंगा, क्या रखना चाहूंगा, अपनी विल, अपनी इच्छा रखना चाहूंगा बिल्कुल क्लियर शब्दों में, परंतु मेरे में बोलने की वैसी स्किल नहीं है। अगर किसी में हो तो वो बता रहा है कि अगर आपके पास बोलने की ऐसी कोई स्किल है, ऐसी कला है जो कि मेरे में नहीं है, तो मैं फिर भी उसके सामने क्वाइट शब्दों में रखना चाहूंगा और मैं बोलूंगा जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि मुझे तुम्हारा जो ये इस तरह का बिहेवियर है, तुम्हारे अंदर जो इस तरह की चीजें है ना, ये मुझे डिस्गस्ट करती है, मुझे इनसे नफरत है। हियर यू मिस। वो बता रहा है कि मैं मेरी डचेस से बोलना चाहूंगा कि मुझे प्लेन शब्दों में बोलना चाहूंगा, मेरे में बोलने की कोई कला नहीं है, तभी तो इस तरह के वर्ड यूज कर रहा है डिसगस्ट में। वो कि मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है वो कि एग्जैक्ट सेंटेंस किस तरह का रखना है, कि पोलाइट वे में कोई अपनी बात कैसे रख सकता है। तब भी वो मेरे में बोलने की कला नहीं है, मैं तो सीधा ऐसा बोलूंगा जस्ट दिस और दैट इन यू डिसगस्ट मी हियर यू मिस, कि मिस मुझे तुम्हारे अंदर, मुझे ये चीज तुमसे, मतलब तुम्हारे अंदर इस चीज को मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इस चीज से नफरत करता हूँ, जो तुम्हारा ये बिहेवियर इस तरह का मुझे बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। और देयर एक्सीड द मार्क, या तो इस तरह कहूंगा या फिर क्या पता कुछ और भी बोल दूं। As if she let herself be lessened, so nor plainly set her wits to yours forsooth and made excuse। अब वो बोल रहा है एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन सो, और कहीं वो झुक जाए, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फोरसूथ एंड मेड एक्सक्यूज, और कह सकते हैं कि वो तुम्हारी बात को एक तरह से समझ रहे, खुद झुक जाए, कोई एक्सक्यूज ना बनाए, कोई बहाना नहीं बनाए अपने इस तरह के बिहेवियर के लिए, कोई बहाना नहीं बनाए, नो मेड एक्सक्यूज नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फोर्सफुल मेड एक्सक्यूज, इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग। अगर वो प्लेनली मेरी बात को खुद ही समझ जाए और कोई बहाना नहीं बनाए ऐसे बिहेवियर के लिए, इवन देन फिर भी वुड बी सम स्टॉपिंग स्टिल, मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा, मतलब उसके साथ में, क्योंकि ये मेरी डिग्निटी के अगेंस्ट है। मैं कहीं ऐसी किसी चीज में झुकना पसंद नहीं करूंगा उसके सामने। देखो ये मतलब बिल्कुल एक घमंड की निशानी है। वो बता रहा है कि अगर वो खुद भी समझ जाए और वो क्या बोलते हैं, अपना बिहेवियर ठीक भी कर ले एक तरीके से, मतलब स्टिल मैं उसके सामने कभी इस चीज को मेंशन ही नहीं करूंगा। आई मीन मैं उसको एक्नोलेज ही नहीं करूंगा कि मुझे कभी तुम्हारे ऊपर इस तरह का डाउट भी था क्या, मतलब वो खुद ही समझ के ठीक भी कर ले, स्टिल आई वुड नॉट मेंशन इट। कहने का मतलब ये है, मैं कभी भी, मतलब मेरे लिए इस चीज को एक्नोलेज करना, उसके सामने इस चीज को स्वीकार करना कि मैं, मुझे उसमें ये पसंद नहीं है, वही मेरी डिग्निटी के अगेंस्ट में है। वही बोल रहा है। ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट,
कि वो मुस्कुराती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेन एवर आई पास, जब भी मैं उसके बगल में गुजरता था मुझे देख के वो मुस्कुराती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, परंतु कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसके बगल में से गुजरता हो और उसको सेम स्माइल नहीं मिलती हो, मतलब सबकी तरफ ही वो ऐसे ही मुस्कुराती थी। दिस ग्रू, ये चलता रहा, बढ़ता रहा। आई गेव कमांड्स, मैंने ऑर्डर दिए। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और सारी स्माइलें रुक गई। देखो ये इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस ग्रू आई गेव कमांड्स एंड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। हर एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम्स में, नेट एग्जाम से लेके अगर आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देते हैं उसमें हर जगह ये लाइन डायरेक्टली कोट हो जाती है कि ये लाइन किस पोएम की है। कहीं कहीं रिटन एग्जाम में तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है ये क्या है। आप ये कह सकते हैं एक सिंगल लाइन में ट्रेजेडी है ये, एक लाइन के अंदर एक ट्रेजेडी है कि आई गेव दिस ग्रू आई गेव कमांड्स एंड ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, कि सारी स्माइलें एक साथ में ही रुक गई। मैंने कमांड दी और सब स्माइलें रुक गई। कहने का मतलब है उसने मरवा दिया अपनी डचेस को। उसको ये बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, वो उसको ठीक भी नहीं करना चाहता था, मतलब उसको बोल के, मतलब खुद आगे से उसको पॉइंट करे बताए तो उसको लग रहा था मैं क्यों झुकूं, मतलब ये तो मेरी डिग्निटी के अगेंस्ट में। उसको ठीक भी नहीं करना चाहता और उसने, और जब वो नहीं समझी होगी, वो रेगुलरली, मतलब उसका तो बहुत ही प्योर नेचर था, प्योर बिहेवियर था, वो नेचुरल था, वो सबको थैंकफुल फील करती सबकी तरफ। परंतु इसको वो नागवार गुजरा और इसने ऑर्डर दिए और उसको मरवा दिया। अब देखो, देन शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और बोला देखिए वो खड़ी है वहां पर। कहाँ खड़ी है? पेंटिंग में। एज इफ लाइव, जैसे कि जिंदा है। विल इट प्लीज यू राइज, अब वो उससे क्वेश्चन, मतलब उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, जो बंदा उसे सुन रहा है, कि क्या आप खड़े होंगे अब? वी विल मीट द कंपनी बिलो, हम नीचे जो लोग बैठे हैं उनसे मिलेंगे। देन फिर आई रिपीट, द काउंट योर मास्टर्स नोन मुनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नॉट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डोरी विल बी डिसअलाउड। फिर वो बोलता है रिपीट करते हुए, आई रिपीट, जैसे पहले कहीं बोल चुका होगा, ऑब्वियसली नॉट इन दिस पोएम, परंतु पहले जैसे कोई बोल चुका होगा बात को दोबारा रिपीट करते बोलते हैं। रिपीट, मैं रिपीट करता हूँ कि द काउंट योर मास्टर्स नॉन मुनिफिसेंस। देखो, द काउंट योर मास्टर्स नॉन मुनिफिसेंस, काउंट कौन है एक्चुअली? काउंट भी एक पद है, जैसे ड्यूक होता है, काउंट एक पद है। तो वो आदमी है जिसकी बेटी से इसकी शादी होने वाली है, ड्यूक की। तो वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा मास्टर काउंट है ना, उसका एक तरह से ये एक सबॉर्डिनेट बंदा है जो आया है इसके सामने बातचीत करने के लिए, कि जो काउंट तुम्हारा मास्टर है, उसकी मुनिफिसेंस, उसकी जो वेल्थ है ना, उसके बारे में मुझे सब पता है। इज एम्पल वारंट, मुझे उसके बारे में सब पता है। दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डोरी विल बी डिसअलाउड, कि मैं अगर कुछ मांगूंगा उनसे तो वो मुझे डिसअलाउ नहीं करेंगे, मतलब मुझे मना नहीं करेंगे। मतलब मैं डोरी के रूप में, शादी में अगर मुझे दहेज में कुछ चाहिए होगा ना, तो वो मुझे मना नहीं करेंगे, उनके पास इतना पैसा है, मुझे इस बात को पता है। मैं इसको रिपीट करता हूँ एक बार फिर, जैसे मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि मुझे ये सब चाहिए और उसे देना पड़ेगा। तो वैसे बोल रहा है कि मैं अगर उससे उनके पास इतना धन दौलत है कि मैं उनसे कुछ मांगूंगा तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। देखिए, फिर दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवोर्ड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट। अब बता रहे कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया है, मैंने मुझे तो उनकी फेयर डॉटर, मतलब उनकी सुंदर पुत्री में ही इंटरेस्ट है। एक तरफ तो बोल रहा है कि मुझे धन दौलत के लिए मना नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि वैसे तो इस बात मुझे पता है, परंतु मुझे तो उनकी डॉटर में ही इंटरेस्ट है जो इतनी सुंदर है। कि मेरा जो मेरी ख्वाहिश है वो क्या है? मेरी मेन ख्वाहिश तो क्या है? वो है कि उनकी फेयर डॉटर सेल्फ, उसी में इंटरेस्ट है मुझे। उनकी डोरी वोरी से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ सारा करके बोल भी दिया कि मुझे चाहिए, मतलब एक इनडायरेक्टली, और एक तरफ बोल रहा है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ उनकी डॉटर में इंटरेस्ट है। एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, की वही मेरा एक तरह से मेरी पसंद है। नहीं, वी विल गो टुगेदर नाउ, वो बोल रहा है कि अब हम जाएंगे टुगेदर डाउन, नीचे चलेंगे। अभी ऊपर बैठे हुए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी होगी वहां बैठे हुए थे, अब हम नीचे चलते हैं सर। नोटिस नेपच्यून, जरा ध्यान, नीचे उतरते हुए, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बताता है कि जरा ध्यान दीजिए, नेपच्यून, नेपच्यून की मूर्ति लगी हुई थी। तो नोटिस नेपच्यून, नेपच्यून को देखिए। दो टेमिंग अ सी हॉर्स थॉट अ रेयरिटी विच क्लॉज ऑफ इंसब्रग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। तो बोल रहा है कि नेपच्यून को देखिए, ये मूर्ति जो नेपच्यून की लगी हुई है, वो किस तरह से एक सी हॉर्स, समुद्री घोड़े को किस तरह से वो पाल रहा है, कंट्रोल में कर रहा है। दो अरेरिटी, थॉट अरेरिटी, मतलब ये, सॉरी, थॉट अरेरिटी मतलब ये एक रेयर तस्वीर है, मतलब रेयर मूर्ति है ये, इस तरह की, ये कि बहुत ही रेयर है, मतलब इजीली नहीं मिलती है। ये मेरे पास ही है, क्यों? क्योंकि विच क्लॉज ऑफ इंसब्रुक, ये आदमी है क्लॉज ऑफ इंसब्रुक, उसने मेरे लिए बनाई है ये, ब्रॉन्ज में, है ना। उसने मेरे लिए कांसे में इसको बनाया, कांसे के मतलब कांसे के, ब्रॉन्ज मेटल होता है, कांसा, उसमें, यानी कांसे की मूर्ति है वो, नेपच्यून की।
वो मेरे लिए बनाई है। तो देखिए चलते चलते भी वो अपनी धन दौलत अपने खुद के उसके पास में क्या क्या है उसको दिखाने से नहीं चूक रहा उस आदमी को, कि भाई देखिए नेपच्यून की मूर्ति कितनी सुंदर है, ये केवल मेरे पास ही ऐसी, और ये क्लॉज ऑफ इंसब्रुक ने बनाई है मेरे लिए केवल। तो ये कविता यहाँ पे खत्म हो गई है। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पर्सन है ड्यूक एक तरह से पूरा पेट्रियार्कल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन है। इसको विमेन फ्रीडम कह सकते हैं। उसमें मतलब इसको 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये वुमेन फ्रीडम को एक्सेप्ट ही नहीं करता है एक तरह से। इवन जहां तक जैसे आपने देखा कि उसने अपनी पहली डचेस को किस तरह से मरवा दिया, उसको उसका एक नॉर्मल बिहेवियर, डचेस का इतना साधारण बिहेवियर, नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर बोल सकते हैं आप, कि वो उसको सबकी तरफ वो थैंकफुल फील करती थी, सबको इक्वली ट्रीट करती थी, तो उस बात से भी इसको चिढ़ थी। तो ये चीज जो थी ना, ये उसको उससे बहुत ज्यादा परेशान थी। आप ये देख सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन सोसाइटी के राइटर थे। विक्टोरियन सोसाइटी में वुमेन्स को कोई खास राइट नहीं थे, मतलब आप कह सकते हैं वुमेन हर फील्ड में नीचे थी। फैमिली के अंदर भी उनका जो मेन काम होता था वो घर संभालना था एक तरह से, और सब आदमी कंट्रोल करता था। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसमें देखो खुद विक्टोरियन सोसाइटी के थे, विक्टोरियन, अब आप देखिए विक्टोरियन एरा क्वीन विक्टोरिया लेडी लीड कर रही थी कंट्री को, परंतु वुमेन को फिर भी राइट नहीं थे सोसाइटी में। तो ये विक्टोरियन सोसाइटी को दिखाई रहे थे, परंतु क्योंकि ये ड्यूक है जिसकी बात हो रही है, ये ड्यूक ऑफ फेरेरा है, इसमें मेंशन नहीं किया है, ये फेरेरा का ड्यूक है एक्चुअली। फेरेरा एक जगह है इटली में, वहां पे। तो ये ड्यूक ऑफ फेरेरा है। ये जो पूरी इसमें इस तरह दिखाया गया है कि उसने पेंटिंग की बात हो रही है बहुत ही सुंदर, फिर लास्ट में एक मतलब उसकी मूर्ति की बात होती है। ये एक्चुअली रेनेसां, जो पुनर्जागरण का टाइम था ना इटली में, रेनेसां पीरियड, यानी कि आप कह सकते हैं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच का पीरियड, उस वक्त के पीरियड को दर्शा रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तरफ तो विक्टोरियन सोसाइटी और एक रेनेसां का पीरियड। तो दोनों ही पीरियड्स में वुमेन राइट्स बिल्कुल कुचले गए थे, मतलब वुमेन्स को राइट थे ही नहीं एक तरह से। आप ये मान सकते हैं दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ब्राउनिंग जो विक्टोरियन सोसाइटी से बिलोंग करता था, जहां वुमेन या कह सकते हैं वुमेन सेक्सुअलिटी को भी दबाया जा रहा था, कि वुमेन की सेक्सुअलिटी को फिक्स करने की कोशिश की जाती थी, कि वुमेन का रोल है वो फिक्स है सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, उसको सिर्फ ये काम करने हैं, बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, ऑल दिस ऑल दैट, ये चीजें। और द सेम रेनेसां जब पीरियड था, उसमें भी वुमेन, क्योंकि रेनेसां भले आर्ट लिटरेचर साइंस सब में इनोवेशंस हुए, सब में इन्वेंशंस हुए, सब में नई नई चीज निकल के आई, पुरानी नॉलेज रिवाइव हुई, परंतु वुमेन राइट्स तो उस वक्त भी उतने ही कम थे। तो इसमें उस तरह का एक ड्यूक की मेंटालिटी दिखाई गई है, किस तरह से वो अपनी उसकी डचेस का एक बहुत ही नेचुरल बिहेवियर उसको बिल्कुल निभाया। आपने अगर एक और पोयम पढ़ी हो, पोरफ्रियाज लवर, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसमें भी किस तरह से वो लवर है जो अपनी बीलवर्ड को मार देता है, उसमें भी उसको अपनी बीलवर्ड की फ्रीडम, उसका जो वो पसंद नहीं आ रहा होता है एक्चुअली, वे ऑफ एक्ट एक्ट करने का, उसका उसके साथ में ट्रीटमेंट उसको पसंद नहीं आ रहा होता है। सोसाइटी उसमें भी वही सेम चीज है कि सोसाइटी किस तरह की थी विक्टोरियन सोसाइटी, कि वुमेन के राइट्स नहीं थे, वुमेन को ओपन सोसाइटी में कि वो क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती, बेसिकली होम बाउंड, बेसिकली उनको घर ही संभालना है। दे मतलब वो उनको एजुकेशन के भी पूरे अधिकार नहीं थे उनको। आप वो वोट डालना वो सब तो अलग बात है, पॉलिटिकल राइट्स तो अलग बात है, उनको बेसिक सोशल राइट ही नहीं थे, इकोनॉमिक राइट्स तो कहीं दूर की बात, वो भी नहीं थे। तो ये चीजें पोरफ्रियाज लवर में भी निकल के आती हैं और माई लास्ट टचेज में भी निकल के आती हैं। तो इस तरह की पोएम थी, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो ना, तो मुझे आप मैसेज करके नीचे कमेंट्स में मतलब बिल्कुल पूछें, बेहिचक पूछें, मैं बिल्कुल समझाऊंगा जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी। कि जो कोई लाइन अगर इसका अर्थ भी समझ में आया हो तो मुझे पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन दैट। सो मैं जल्दी नई पोएम के साथ में दोबारा मिलूंगा, नई पोएम या फिर कोई भी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके साथ जल्दी मिलूंगा। टिल देन सी यू सून, गुड बाय।